Good afternoon. The ये आवाज कम करना इसकी। इससे थोड़ी होती है, मास्टर वाले से होती है। क्लॉक के साथ में सिंक्रोनाइज होके कार्य करना सिंक्रोनस, क्लॉक के टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करना एसिंक्रोनस। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हमेशा क्लॉक के साथ में होता है कि जितनी क्लॉक पल्स है उसके बेस पे डेटा उपलब्ध कराना सिंक्रोनस, और बिना सिंक्रोनाइजेशन के ही डेटा अवेलेबल कराना एसिंक्रोनस होता है। ये तो सिंक्रोनाइजेशन वर्ड जहां होगा वो सिंक्रोनस होगा, जहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, और जहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है वो एसिंक्रोनस है। डबल क्लिक नहीं, स्पीड की बात हो रही है, डबल डेटा रेट। ठीक है, तो प्रति सेकंड प्रदान की जाने वाली बिट की संख्या पर सेकंड ही होती है सब। ठीक है, तो यहां पे देखो, पिछली क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इस सेकेंडरी मेमोरी में अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक मेमोरी वाला पार्ट आता है उसे डिस्कस किया था। और इस मैग्नेटिक मेमोरी में अभी तक हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है, इसमें मैग्नेटिक टेप क्या है, आपकी फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। तो इसी पर्टिकुलर भाग में एक और डिवाइस आपकी आती है जिसे हम जनरली हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क कह सकते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे HDD के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टोरेज मात्रा वाली डिवाइस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, हार्ड डिस्क। तो ये तो जनरली इनिशियल लेवल पे हम कहते हैं IBM कंपनी ने इसे डेवलप किया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो ये एक मैग्नेटिक डिस्क के रूप में यूज होती है, क्योंकि इसकी जो सतह है होती है उस पर एल्यूमिनियम की एक सतह होती है जिस पर आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड का क्या होता है, लेपन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए हार्ड डिस्क। और तुम्हारे क्लास के बच्चे कहाँ गए आज सारे? हम्म, कहाँ दी छुट्टी? मैंने बोला ना एक दिन की छुट्टी है। रीट का कौन सा पेपर है, किसका पेपर है रीट का? हम्म, तो तुम्हारी क्लास में से एक भी ऐसा नहीं है जो रीट, ठीक है, रीट के लिए योग्य है, हैं? भाई कोई भी BSCC नहीं किया हुआ? हम्म, ठीक है, मुझे पता नहीं, बार बार ऐसा लगता है कि इस बार ये 2214 पोस्ट खाली जाएगी। ठीक है, ये सच्चाई है, ये आप मानेंगे नहीं, लेकिन लगता है, क्योंकि इस बार, ठीक है, सबको ये लग रहा है कि पहले मैं LDC की तैयारी कर लो, फिर टाइम बच गया तो इसकी तैयारी कर लूंगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि LDC की, मैं कह रहा हूं ना, RS की कोचिंग किए हुए बच्चे को LDC के पेपर में बैठा देना, 40% नहीं आएंगे उसके, कि LDC का सिलेबस दुनिया के सभी एग्जाम्स में से एकदम अलग सब सिलेबस है। उसकी पूरी मैथ्स अलग है, पूरी साइंस अलग है। देखिए, मैथ साइंस, और मैथ साइंस का बड़ा रोल है वहां, 100 अंकों का रोल है। ठीक है, और अभी GK कितना आता है वो अभी 17 को पता चल ही जाएगा। अभी 17 को पेपर आएगा जिसमें 90 सवाल किसके हैं, GK के। और जिस तरीके से जमादार के पेपर में इन्होंने सवाल बनाए हैं, और आए दिन आने वाले समय में देखो, ठीक है, RPSC ने तो, जैसे RPSC के पेपर में कैसे कैसे सवाल बना रहा है कि अभी आया था ना सवाल वो कि महात्मा गांधी वाला, नमक, कौन है,
कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया। अब ऐसे ये है कि अब वो पूछ लेगा कि उस वाद्य यंत्र, अगली बार बोला उस वाद्य यंत्र से कौन सी धुन बजाई गई। उन्हें एसएससी के पेपर में एक बार सवाल आया था, कजरा रे गाने में कजरा रे शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है। अब ऐसे सवाल बनाने लग जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आप, फिर यही है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पेपर 1 जिसको लोग हल्के में ले रहे हैं, सिलेक्शन केवल पेपर 1 से ही होगा, ठीक है। पेपर, क्योंकि आप दोनों पेपर में 40% तो ले आओगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा, और स्कोर केवल किससे होगा, पेपर फर्स्ट से। देखिए हम जितने भी हम ये जो बाकी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन उनका वेटेज किसी का 1 नंबर या किसी का 2 नंबर है। आप कितना ही पाइथन पढ़ लो, एक सवाल आना है। कितनी जावा पढ़ लो, एक सवाल आना है। कितना ही C++ पढ़ लो, एक सवाल आना है। और वो भी आएगा तो सबको आएगा, नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन पता है कि रीजनिंग के 50 सवाल आने हैं, फिर भी रीजनिंग को सब हल्के में ले रहे हैं। और आप देखो 2018, 2022, ठीक है, 2000 आपके, ठीक है, 24, 2000, ये 18 में आईए का जो पेपर हुआ उसमें फेल होने वाला हर बच्चा फेल होने का कारण रीजनिंग था। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक में जिसके 40% नहीं आए पहले पेपर में, उसका कारण रीजनिंग है। अभी सूचना साइक में तो इस बार फेल वही हुआ है जिसकी रीजनिंग में नंबर नहीं है। जो कंप्यूटर तो सबका हो गया इस बार। कंप्यूटर तो मतलब लाइन टू लाइन आपने जो लिखा है उसमें से आया, जो नहीं आया वो किसी को भी नहीं आया, ठीक है। प्रोग्रामर में जो फेल हुए वो सिर्फ और सिर्फ वो 40 अंकों की वजह से हुए, ठीक है। कई जने 2 गुना में पास तो हुए लेकिन फाइनल नहीं हुए, क्योंकि इनमें स्कोर नहीं है। 40 नंबर की करंट जीके और 20 नंबर की करंट जीके और 20 नंबर की क्या ही रीजनिंग। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप रीजनिंग को इतना अच्छे से करिए कि रीजनिंग में स्कोरिंग है। आप सोचो कि 200 में से पिछली बार 60 सवाल केवल किसके थे, मैथ्स रीजनिंग। 60 सवाल किसको कहते हैं, ठीक है। फिर भी हम उसको हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कि हम कहते हैं हर सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन पहले उन सब्जेक्ट को कवर करिए जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है, जिनका स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे एफओसी है, एफओसी में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। एमएस ऑफिस में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर इनको हल्के में लोगे और यहां नंबर अगर कम चले गए ना, तो फिर ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में फिर नेगेटिव करोगे। फर्स्ट पेपर पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट पेपर में टारगेट लेके चलो 80+, कि 80+ तक नंबर मेरे फर्स्ट पेपर में आ जाए। और तो मैं कह रहा हूं ना, जैसे ही तुम्हारे फर्स्ट पेपर में 80+ आ जाएंगे तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि मैं कैसे, जैसे सेकंड पेपर में केवल कितने नंबर लिया हूं, 40। फिर आप पे लोड नहीं होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम खत्म। होता नहीं कि जब होता है कि पहली पारी में 700 रन बना दो, तो दूसरी पारी में तो क्या होता है, अश्विनी को ही भेज देते हैं, जा 50 रन बनाया, हम तो बैठते हैं, फिर वो जरूरत ही नहीं है हमारी। यही प्रेशर को हैंडल करना, और प्रेशर हैंडल करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट पेपर में क्या कर जाओ उसको। रीजनिंग अच्छी हो गई तो दूसरे पेपर में अगर 10 सवाल भी आए तो वो तो कवर हो गए ना। 3 यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल, एमएस ऑफिस और रीजनिंग, 30 सवाल हैं। 30 में से कम 28 29 तक खींचने हैं, ठीक है। बाकी फिर प्रेशर नहीं है। फिर उसके बाद तो आप पूरे पेपर 70 में से क्या तुम 25 भी नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन पे स्कोर करने की कोशिश करो। लिखिए यहां पे हार्ड डिस्क में लिखो, हार्ड डिस्क एक है, हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल
इलेक्ट्रोमैकेनिकल चुंबकीय चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस इलेक्ट्रोमैकेनिकल चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग अधिक मात्रा में डेटा स्टोरेज हेतु किया जाता है। इसलिए हम इसे कई बार कहते हैं कि हार्ड डिस्क एक प्रकार की कैसी डिवाइस होती है, मास स्टोरेज डिवाइस। तो याद रखना कि कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस होती है, लेकिन इन सभी डिवाइसेस में सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि आपकी हाईएस्ट जो स्टोरेज कैपेसिटी है, कि सबसे ज्यादा जो संग्रहण क्षमता जो है वो आपकी किस में है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो यहां पर ये जो हार्ड डिस्क होती है इसका उपयोग जनरली हम ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं। अब देखो समझो कि हार्ड डिस्क के कुछ इंटरनल पार्ट से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आपके यहां पे बनते हैं। अब देखो हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर यहां पर इस तरीके से दिखाई देगा। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हार्ड डिस्क का कौन सा पार्ट फिजिकल होता है, ठीक है, भौतिक रूप से। तो यहां पर ये जितने भी पार्ट आपके दिखाई देते हैं, जैसे ये आपके भाग होते हैं, सबसे पहला ये गोलाकार भाग होते हैं जिन्हें एल्यूमिनियम डिस्क कहते हैं, जो प्लेटर कहलाती है। प्लेटर के अलावा इन सभी को आपस में जोड़ने वाला एक भाग होता है, आर्म असेंबली होता है। प्रत्येक आपके प्लेटर पर एक डेटा को रीड और राइट करने वाला भाग रीड राइट हेड होता है। इन सभी को आपस में जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसे स्पाइंडल के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी भाग आपको दिखाई रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके यहां पर ये आर्म वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब आपके भाग जो होते हैं, ठीक है, जितने भी भाग होते हैं ये सब आपके कौन से पार्ट है, फिजिकल पार्ट, जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं। जब डेटा स्टोरेज के संदर्भ में बात की जाती है तो डेटा स्टोरेज के संदर्भ में जैसे ट्रैक, आपका सेक्टर, ठीक है, आपका क्या होता है, सिलेंडर, और ये जितने भी आपके ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर वाले पार्ट होते हैं ये सब आपके कौन से हैं, लॉजिकल। ये लॉजिकल पार्ट होते हैं, और बाकी ये जो पार्ट होते हैं वो क्या कहलाता है, फिजिकल पार्ट होता है। तो याद रखिए कि आपकी कोई भी जो डिस्क होती है वो सर्कुलर भाग से बनी है। ये सर्कुलर पार्ट है और ये सर्कुलर भाग बने होते हैं एल्यूमिनियम के, और प्रत्येक भाग के ऊपर आपके किसका लेपन होता है, आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए। एक हार्ड डिस्क में एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक प्लेटर, एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक प्लेटर होते हैं, एक से अधिक प्लेटर होते हैं जो एल्यूमिनियम से बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं तथा इनकी सतह पर
इनकी सतह पर चुंबकीय ऑक्साइड का इनकी सतह पर चुंबकीय ऑक्साइड का लेपन होता है। मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सभी प्लेटर को एक स्पाइंडल से जोड़ा जाता है। जो इन्हें घुमाने का कार्य करता है। घुमाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रत्येक प्लेटर पर एक रीड राइट हेड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्लेटर होता है उस प्लेटर पर एक क्या होता है, रीड राइट हेड होता है। अब इसके लॉजिकल पार्ट पे हम चलते हैं, कैसे कार्य करता है। तो यहां पे देखो, आपकी जब भी किसी भी डिस्क की हम बात करेंगे तो नॉर्मली जब भी हार्ड डिस्क की जो बात करोगे तो आपका हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो हम कहेंगे हार्ड डिस्क की जब भी बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पर हार्ड डिस्क में कुछ लॉजिकल आपके भाग होते हैं जो यूज होते हैं। तो जिसमें पिछली क्लास में मैंने समझाया कि हार्ड डिस्क की जो सतह होती है, कोई भी जो हार्ड डिस्क हम काम में लेते हैं उसकी जो सतह दिखाई देती है, इस सतह की कहानी को हमने कहा कि सर्कुलर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और जो सर्कुलर पार्ट होता है उस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक डिस्क की सतह को एक से अधिक एक से अधिक समकेंद्रीय वृत्त में, सर्किल, विभाजित किया जाता है जिसे ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक कहा जाता है।
तो यहाँ पे एक तरीके से जैसे होता है ना रेसिंग का ट्रैक होता, जैसे होता है ना रेसिंग का ट्रैक होता है, उसमें लेन बनी हुई होती है बहुत सारी, वैसे ही यहाँ पर एक भाग होता है और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर ट्रैक का एक जो छोटा अंश होता है, जब आप कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी ये ट्रैक है और इस पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर, जैसे मान लो ये कोई भी एक ट्रैक था, अब इस पर्टिकुलर ट्रैक का कोई भी एक छोटा हिस्सा ले लेते हैं हम, क्या कह रहे हैं, ये ट्रैक का कोई भी एक छोटा हिस्सा है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैक का ये जो छोटा हिस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है, उस छोटे हिस्से को जनरली हम किस नाम से जानते हैं, ये छोटा हिस्सा जो भी आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो यार कि आपके डिस्क में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, ट्रैक, और प्रत्येक ट्रैक में कितने सेक्टर हो सकते हैं, एक से ज्यादा। और जनरली एक सेक्टर में डेटा स्टोर हो सकता है, कितने बाइट का डेटा स्टोर हो सकता है, 512 बाइट। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन पे, जनरली हम कहते हैं 4 KB से 4 KB का भी हो सकता है, 512 का अलग अलग डिपेंड करता है, किसी पे 512 है, ठीक है, 512 हो सकता है, 1024 हो सकता है, 2048 हो सकता है, 496 आपके क्या हो सकता है, बाइट्स, ये सब बाइट्स में होता है। तो यार कि सेक्टर की संख्या, अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, एक पॉइंट आता है डिस्क कैपेसिटी। किसका क्वेश्चन आता है, डिस्क कैपेसिटी। तो डिस्क की कैपेसिटी कैसे होती है, पहली चीज नंबर ऑफ सरफेस, कि कितनी सतह एक साइड में है या दोनों साइड में, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है नंबर ऑफ, ठीक है, ट्रैक्स, ठीक है, पर आपका क्या कहलाता है, सरफेस। प्रत्येक सरफेस पर कुल ट्रैक क्या है, कितने हैं। फिर इसके बाद में, ठीक है, आपका कहा जाता है नंबर ऑफ सेक्टर, सेक्टर इन ईच ट्रैक, ठीक है, प्रत्येक ट्रैक में कितने क्या है, सेक्टर है। और लास्ट में हम कहते हैं कि यहां पर आपकी सेक्टर की क्या बता देंगे, साइज। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्क की क्या निकल जाती है, कैपेसिटी। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिखिए, इसी में आगे पॉइंट लिखो, प्रत्येक ट्रैक को एक से अधिक भाग में, एक से अधिक भाग में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तथा प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भाग को सेक्टर कहा जाता है, प्रत्येक भाग को सेक्टर कहा जाता है। तो यहां पर एक तरीके से हम यहां पर इसको ये भी कह सकते हैं स्मॉल सेगमेंट, आप कहते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्या, ट्रैक। ट्रैक का जो छोटा अंश होता है, उस छोटे अंश को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ध्यान रखना कि आपके किसी भी डिस्क को गोलाकार भागों में बांटा गया तो वो क्या कहलाए, ट्रैक। ट्रैक का जो छोटा अंश होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। अब एक चीज समझो, क्या कोई भी फाइल एक सेक्टर में स्टोर हो सकती है पूरी, हाँ या नहीं, नहीं। पहले समझो कि मान लो कि मुझे एक 1024 KB की फाइल को स्टोर करना है, या 1024 बाइट की फाइल को स्टोर करना है। क्या मैं 1024 बाइट की फाइल को एक सेक्टर में स्टोर कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना भाई। यहां पे केवल एक सेक्टर में कितना, 512 ही है, तो आधा ही होगा। तो फिर मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, एक सेक्टर की और जरूरत पड़ेगी।
वे मुझे एक सेक्टर की और जरूरत पड़ेगी। देखिए फाइल की साइज ज्यादा होगी तो और सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और जब ये मल्टीपल सेक्टर होते हैं, मल्टीपल कंजिक्यूटिव सेक्टर होते हैं, एक से ज्यादा लगातार सेक्टर होते हैं, तो इनके समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? क्लस्टर। देखिए आपके एक से ज्यादा लगातार सेक्टर का समूह क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दो या दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक लगातार सेक्टर के समूह को लगातार सेक्टर के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर कहा जाता है। तो याद रखिए कि ग्रुप ऑफ क्या? सेक्टर। अच्छा अब यहां से एक क्वेश्चन बने कि the smallest unit that can be seen by a operating system to allocate a file is known as, तो क्या होगी बताओ? क्लस्टर। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी फाइल को आवंटन करना होता है तो वो हमेशा किसको देखता है? क्लस्टर को। और इस क्लस्टर के बारे में जितनी भी जानकारी है आगे एक सिस्टम पढ़ोगे, सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में होती है जिसका नाम होता है एफएटी। एफएटी का मतलब होता है फाइल अलोकेशन टेबल। ये फाइल सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे आजकल एनटीएफएस यूज होने लगी है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा डेटा किस जगह पर कहां है वो सारी जानकारी है। तो यहां पर इस वाले भाग पे हम कहते हैं ना कि ये इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, अलोकेटेड टू ए फाइल। एक फाइल को आवंटित की जाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? क्लस्टर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो आपका एक और वर्ड होता है। ठीक है, अब आपके पास में ट्रैक एक है या एक से ज्यादा ट्रैक है? एक से ज्यादा ट्रैक। और इन ट्रैक का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब याद रखना जितनी ट्रैक की संख्या होगी उतनी ही किसकी संख्या होगी? सिलेंडर। तो एक और लिख लो पॉइंट। एक डिस्क में ट्रैक की संख्या को, ट्रैक के संग्रह को सामान्यतः सिलेंडर कहा जाता है। सामान्यतः सिलेंडर कहा जाता है। सामान्यतः सिलेंडर कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी नाम अभी हमने पढ़े, ठीक है, अभी जो भी हमने नाम डिस्कस किए कौन कौन से, जैसे ट्रैक, सेक्टर, ठीक है, सेक्टर के अलावा आपका कौन सा शब्द था? क्लस्टर। ठीक है, आपका ये यहां पे क्लस्टर और यहां पे कौन सा? सिलेंडर। ये सारे के सारे भाग फिजिकल पार्ट है या लॉजिकल पार्ट है? सब लॉजिकल। कौन है? लॉजिकल। जैसे ही डिलीट कर दोगे सब हट जाएगा। ठीक है, फिर नए बनाने के लिए आपको डिस्क को वापस से क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट। तो याद रखना कि किसी भी डिस्क में ट्रैक और सेक्टर तब बनते हैं जब हम डिस्क को क्या करते हैं? फॉर्मेट। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं।
तो हमेशा ही ध्यान रखना, वापस से समझ लो इसको, कि यहां पे हमेशा याद रखो आपके पास में एक सर्कुलर डिस्क थी, बस ये एक सर्कुलर डिस्क आपके पास में थी, एल्यूमिनियम की डिस्क थी जो आपको यहां पर दी गई है, इस तरीके से एक डिस्क थी। तो ये इस पर्टिकुलर डिस्क के एक भाग की हम बात करें तो हमने कहा कि प्रत्येक डिस्क को आपस में जोड़ा जाता है। ये स्पाइंडल वाला पार्ट है जो आपको दिखाई। अब इस डिस्क में जब भी हम यहां पे फॉर्मेटिंग करते हैं तो यहां पे इस डिस्क को हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये डिस्क जो है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइडेड है। तो याद रखना कि ये जो आपको डिवाइडेड किया गया है, ये वाला जो हिस्सा, ये हम कहते हैं कि जनरली कोसेंट्रिक सर्कल। तो ये कोसेंट्रिक सर्कल जिसे हिंदी में हमने क्या कहा है, समकेंद्रीय, क्या कहा है, वलय। और इस समकेंद्रीय वलय को जिस नाम से जाना गया है वो पार्ट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रैक। सबसे पहले ट्रैक बना है। इस ट्रैक में भी अगर आप देखो तो ये सबसे बाहर साइड जीरो, और हम कहते हैं कि ये सबसे कौन सा ट्रैक है, एक्सटर्नल। कौन सा ट्रैक है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रैक का एड्रेस कितना, 0। ये जो पार्ट आपका आपका आता है ये कौन सा ट्रैक है, इंटरनल ट्रैक। इंटरनल ट्रैक का एड्रेस कितना होता है, n-1। तो याद रखना कि यहां पर इस वाले भाग में ये एक सर्कल पार्ट था, जैसे ये सर्कल भाग है, ये क्या कहलाता है, ट्रैक कहलाता है। तो ये जब भी आप किसी भी डिस्क में अगला जो पॉइंट, अब हम कहते हैं कि साहब डिस्क को मल्टीपल आपके छोटे छोटे हिस्से में क्या किया गया, बांटा गया। अब ये जो डिस्क वाला जो भाग है, इस डिस्क को हम कहते हैं कि साहब छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया गया, इस तरीके से। तो यहां पे इस डिस्क का ये जो छोटा एक सेगमेंट है, ठीक है, ये जो छोटा जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को क्या नाम दिया गया है, सेक्टर। तो सेक्टर के बारे में आपने कह दिया कि सेगमेंट ऑफ, ठीक है, किसका, ट्रैक। ठीक है, ट्रैक का क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। फिर इसके बाद में आपने कहा कि यहां पर डिस्क में 1 2 आपके 3 ऐसे 4, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट आपको यहां पर इस तरीके से ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लस्टर। और क्लस्टर का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ, क्या हो गया, सेगमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेगमेंट, या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेक्टर कह सकते हैं। ये एक डिस्क की कहानी है। अब लेकिन होता क्या है कि आपके पास में एक डिस्क ना होकर एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपको दिखाई कैसे दे रहा है कि आपको ऐसा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, कोई भी जो डिस्क होती है उस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर एक डिस्क रखी हुई है। ठीक है, ऊपर एक डिस्क रखी हुई है, और जब ये डिस्क आपके ऊपर रखी हुई है तो अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर एक भाग इस तरीके से आपका बन गया। ये एक पर्टिकुलर भाग आपका डिस्क का है। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं कि साहब इस डिस्क के नीचे एक और डिस्क हो सकती है। ठीक है, एक और डिस्क आपकी हो सकती है। तो यहां पर डिस्क के नीचे एक और पार्ट आपके बन गया। तो यहां पर ये डिस्क के नीचे डिस्क वाले हिस्से हैं, ये डिस्क के नीचे, ये डिस्क के नीचे, और यहां पर लॉजिकली ये धीरे धीरे आपकी एक आकृति बनना यहां पर आपकी क्या हो गई है, शुरू हो गई। ये सारे के सारे जो पार्ट है वो इस तरीके से यहां पर क्या है, बन गए। तो ये लॉजिकल पार्ट है। ठीक है, जो दिखाए सिलेंडर बना कब, जब एक के ऊपर एक रखा और एक के ऊपर एक रखा, तो ये क्या बन गया है, सिलेंडर में। आप एक सिंगल प्लेट को रखो तो आपको गोल दिखेगी, लेकिन प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रखो तो वो सिलेंड्रिकल आकार में क्या होगी, दिखाई देगी। तो नॉर्मली हमेशा ध्यान रखिए कि यहां पर मल्टीपल आपकी डिस्क हो सकती है। ठीक है, ये मल्टीपल डिस्क हो सकती है। तो हो सकता है कि ये इस डिस्क का ट्रैक है। ठीक है, ये यहां पर ये किसी डिस्क का ट्रैक है, ये किसी डिस्क का ट्रैक है, और ये किसी डिस्क का क्या है, ट्रैक है। हाँ, एक डिस्क स्टोरेज कम होगी, फिर एक डिस्क तो बनती नहीं है ना।
कम से कम हम दिख रहा है ना कि भाई हमें यहां पर दिखने में एक लगती है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक ना होकर कितनी होती है, एक से ज्यादा। ये आपको दिखने को एक ही लग रही है, लाइक एटलीस्ट चार होती है, चार दो होती है, चार होती है, छह होगी। भाई ज्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए तो डिस्क की क्षमता भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो नॉर्मली देखो यहां पर आपको याद रखना है, ये सारे के सारे जो पार्ट आते हैं वो कौन से आपके ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, क्लस्टर, ये सब कौन से पार्ट माने जाएंगे, लॉजिकल या फिजिकल, लॉजिकल। अब इसमें देखो एक और पॉइंट आता है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका आता है डिस्क एक्सेस टाइम। देखिए ये आपके उसमें भी आते हैं, ओएस वाले पार्ट में भी आते हैं, लेकिन डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है वो हमें समझना है। देखिए तो यहां पे डिस्क एक्सेस टाइम जो होता है उसमें एक टाइम होता है जिसे हम कौन सा टाइम कहते हैं, सीक टाइम। देखिए दूसरा जो टाइम होता है जिसे हम सामान्य रूप से देखिए क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम। ठीक है, तीसरा जो टाइम होता है जिसे हम कह सकते हैं कौन सा, ट्रांसफर टाइम। ठीक है, ये और लास्ट में एक और जो पार्ट होता है जिसे हम जनरली क्या कह सकते हैं, एक्सेस टाइम। तो किसी भी डिस्क के संदर्भ में ये आपके समय निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके बारे में हमें समझना है कि ये होते क्या है। देखो समझो, देखिए आपने कहा कि कोई भी जो डिस्क होती है वो डिस्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो अब एक चीज समझना, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है। तो किसी भी डिस्क के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो ये एक कहानी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देखो समझो कि आपने कहा कि किसी भी डिस्क में एक ट्रैक है या एक से ज्यादा ट्रैक है, एक से ज्यादा ट्रैक। अब ट्रैक की पोजीशन यहां पर है, ऐसा समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, इसको भी हटा दो, ऐसा समझो ये एक डिस्क है, सर्कुलर पार्ट में डिवाइडेड है। अब रीड राइट हेड की पोजीशन कहां पर है, यहां है। अब मेरा जो डेटा है वो कहां पर है, इस जगह पर है। तो यहां पर आपको जब भी डेटा को रीड और राइट करना है तो सबसे पहले इस रीड राइट हेड को यहां से कहां लाना पड़ेगा, संबंधित ट्रैक में। तो यहां पर हम कहते हैं कि ऐसा समझो, रीड राइट हेड लिखना नहीं है अभी, रीड राइट हेड को, देखिए रीड राइट हेड को करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से, करंट पोजीशन से डिजायर्ड, डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है, डिजायर्ड आपके पोजीशन बोल, डिजायर्ड ट्रैक में ले जाने में, ले जाने में लगने वाला क्या समय। देखिए हम कहते हैं कि डिजायर्ड ट्रैक में, या फिर हम कहते हैं उस वांछित ट्रैक को रीड राइट हेड के नीचे लाने में लगने वाला समय कौन सा टाइम कहलाएगा, सी टाइम। अब लेकिन डिस्क पे तो पहुंच गए, और डिस्क पे पहुंचे तो हमने देखा कि डिस्क में एक सेक्टर नहीं, एक से ज्यादा क्या है, सेक्टर है। अब एक से ज्यादा सेक्टर है तो आपको संबंधित सेक्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है, और संबंधित सेक्टर में जाने में जो समय लगेगा वो कौन सा समय होता है, लेटेंसी टाइम। ऐसा एग्जांपल समझो, अभी आप गोपालपुरा पे हो, अब आपको जाना प्रताप नगर, तो पहले गोपालपुरा से प्रताप नगर तक जाने में जो समय लगा वो कौन सा, सही टाइम। और पता चला भैया सेक्टर 6, सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 26, सेक्टर 29 में बटा हुआ है, तो आपको वहां से संबंधित सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो अब आप डिस्क को घुमाना पड़ेगा, तो इसे कई बार हम ऐसा भी कहते हैं रोटेशनल, देखिए रोटेशनल लेटेंसी टाइम भी कहते हैं। तो अब आपको यहां पे तो एक तरीके से ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट तो ट्रैक टू कहां होता है, ट्रैक,
और ट्रैक टू ट्रैक मूवमेंट रैंडम होता है या सीक्वेंशियल होता है? रैंडम। कैसा होता है? रैंडम। अब यहां से हम कहते हैं कि अब कहा जाता है रीड राइट हेड को, ठीक है, रीड राइट हेड को डिजाइड डिजाइड सेक्टर सेक्टर पर मूव करने में लगने वाला समय, ठीक है, डिजाइड आपके सेक्टर में। तो यहां पर ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट आपका कैसा हुआ है? सेक्टर टू सेक्टर हुआ है। और ये हमेशा जो होता है वो मूवमेंट कैसा होता है? सिक्वेंशियल। और ये मूवमेंट हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? डायरेक्ट। अब आप वहां तक पहुंचे ही हो, अब वहां से डेटा को चाहे रीड कर रहे हो चाहे राइट कर रहे हो, तो हमें डेटा को संबंधित प्रोग्राम में ट्रांसफर करना होता है। तो यहां पे आपका कहा जाता है कि आपका द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा, डेटा को ट्रांसफर करने में लगने वाला समय कौन सा कहलाता है? ट्रांसफर टाइम कहलाता है। और जब भी हम एक्सेस टाइम की बात करेंगे, तो एक्सेस टाइम की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सीक टाइम, ठीक है, प्लस आपका कौन सा, ठीक है, हम कहते हैं कि कौन सा लेटेंसी टाइम, ठीक है, प्लस आपका कौन सा समय? ट्रांसफर टाइम। इन सब का जो टोटल होगा, ये टोटल आपका कौन सा टाइम कहलाएगा? एक्सेस टाइम। तो एग्जाम में डेफिनेशन आती है कई बार कि यहां पर कौन सा समय है या डिस्क की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। तो यहां पे देखो, आप एक टॉपिक आएगा डिस्क शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अगर सीक टाइम ज्यादा होगा तो एक्सेस टाइम ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? मैं एक गुजर की तड़ी से आपको कोचिंग आना है, तो आप पहली बत्ती से ही घूम गए, और एक है कि भैया चलो गोपालपुरा वाली बत्ती से घुमा के लाएं, पहुंच तो जाओगे, लेकिन उसका सीक टाइम बढ़ा या घटा? बढ़ेगा। अब जब सीक टाइम बढ़ेगा तो एक्सेस टाइम भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए हम यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सीक टाइम को कम करना और एक्सेस टाइम को मैक्सिमाइज। उसके लिए हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसे कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ये लिख लो ताकि याद रहे।
हम्म। सीपीयू का काम क्या है? बताने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम डिसाइड करता है कि ये है। उसमें भी एक्सेस मेथड होते हैं। किसी में सिक्वेंशियल होता है, किस में डायरेक्ट होता है, किस में सेमी रैंडम होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे यूज किया जा रहा है। फाइल सिस्टम इसीलिए बने होते हैं। आगे पढ़ोगे आप, फाइल अलोकेशन मेथड, फाइल एक्सेस मेथड, वो सब ओएस का पार्ट है। अभी बस इतना पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क में एक्सेस कैसे होता है, किस तरीके से डेटा का स्टोरेज होता है। हो गया नोट? चलिए, तो इसके बाद में देखो आपकी नई मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट जो मेमोरी कंपोनेंट आपको याद रखना है उसे हम ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। देखिए, अगली जो मेमोरी आपको याद रखनी है, जिसे हम सामान्य रूप से जिस नाम से जानते हैं वो ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे देखो, समझो कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है और किसी भी ऑप्टिकल मेमोरी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो नेक्स्ट मेमोरी कंपोनेंट आपका काम में लिया जाता है, जिसे ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो, जब भी किसी भी ऑप्टिकल मेमोरी की बात करेंगे तो ये एक प्रकार की स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जहां डेटा को रीड और राइट करने के लिए प्रमुख रूप से हम लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसी कंप्यूटर यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने के लिए प्रमुख रूप से किसका यूज करते हैं हम? ठीक, इसका यूज करते हैं, लेजर का उपयोग करते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल मेमोरी में लिखो, इसमें लिखिए ऑप्टिकल मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज तकनीक है। एक प्रकार की स्टोरेज तकनीक है। स्टोरेज तकनीक है जो डिजिटल डेटा को जो डिजिटल डेटा को डिजिटल डेटा को रीड तथा राइट करने के लिए रीड तथा राइट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग लेजर बीम का उपयोग लेजर बीम का उपयोग करती है। लेजर बीम का उपयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकल मेमोरी
ऑप्टिकल मेमोरी सामान्यतः वृत्ताकार आकार की होती है, जिसमें जिसमें डेटा को स्पाइरल रूप में डेटा को स्पाइरल रूप में स्टोर किया जाता है। डेटा को स्पाइरल रूप में स्टोर किया जाता है, गोल गोल रूप में डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑप्टिकल डिस्क की सतह को ट्रैक एवं सेक्टर में विभाजित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को लिखने या कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। बर्न करना। कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। तो नॉर्मली देखो, यहां पर आपकी अलग अलग तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसमें आप डिजिटल डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आप देखो, समझो। नॉर्मली जब भी हम किसी भी ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, ठीक है, तो आपकी ये ऑप्टिकल डिस्क मेनली 3 तरह की होती है। कभी कभी एसवीडी की चर्चा होती है, लेकिन कभी क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है, मेन 3 तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती है। पहली कौन सी होती है, सीडी। और सीडी का जो पूरा नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी के बाद में अगली जो डिवाइस होती है, जिसे डीवीडी कहते हैं। और डीवीडी का जो पूरा नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल वीडियो, या इसे हम सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क कह सकते हैं। और डीवीडी के बाद में अगली जो एक और डिवाइस आजकल होती है, बीआरडी। और बीआरडी का जो पूरा नाम होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लू रे डिस्क। तो 3 तरह की यहां पर प्रमुख रूप से आपकी यूज होती है, कि आपकी सीडी, डीवीडी और आपकी कौन सी होती है, बीआरडी। तो याद रखना कि इसमें हमेशा पहले जो पार्ट आपकी लेजर की जब बात होती थी, तो पहले हम कहते थे या तो हम इसमें इंफ्रारेड यूज करते थे, या कौन से कलर की, रेड कलर की।
देखिए इस वाले भाग में भी आपकी कौन से रंग की आपकी लेजर होती है, रेड। और यहां पर जो आपकी होती है वो कौन से होती है, ब्लू वायलेट रेज। ठीक है, नीली आपकी बैंगनी। ठीक है, कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे लगभग 650 एमबी से लेकर लगभग 700 एमबी की क्षमता किसमें होती है, सीडी में। ठीक है, डीवीडी की जब भी बात करेंगे तो हम कहेंगे 4.7 जीबी से लेकर कितने जीबी तक, 17 जीबी। ज्यादातर 4.7 जीबी कंसीडर होती है। यह दो लेयर की होती है जिसमें 25 जीबी और मैक्सिमम कितने जीबी, कितने, 50 जीबी। ठीक है, तो यहां पर ये कैपेसिटी के रूप में हमें यहां पर ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो सीडी वाली कहानी है, ये जो सीडी वाली कहानी, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी आजकल हम कहते हैं कि या तो कह सकते हैं सीडी आर। ठीक है, सीडी रोम। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ठीक है आपका। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है जिसे सीडी आर कहते हैं, आर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेबल। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, री राइटेबल। तो यहां पर इसमें हमेशा याद रखना कि नाम से पता चल रहा है कि इस वाले पार्ट में केवल और केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं WORM। WORM का मतलब राइट वंस रीड मैंने, एक बार लिख लो और बार बार उसे क्या कर लो, पढ़ लो। ठीक है, और यहां पर इसमें हम कह सकते हैं कि इरेज भी कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार वापस से क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें ज्यादा क्षमता थी उसके लिए यूज कर रहे हैं। ये जो पार्ट होता है एसडी, इसको एसडी वीडियो के लिए यूज करते हैं, हाई डेफ स्टैंडर्ड एसडी क्वालिटी के वीडियोस के लिए प्रमुख रूप से किसका यूज होता है, बीआरडी। ये लिख लो, साइज, कैपेसिटी। हाँ, मेन कैपेसिटी की बात करते हैं।
हो गया नोट? बात क्या है? बच गए। अब जो अबे मतलब ये सोचो कि इस रिजल्ट के बाद में कितने सारे भावी, ठीक है, आर एस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड लेक्चरर की बलि लग जाएगी। ठीक है, जो हो सकता था कि कुछ समय के बाद में आर एस बन जाते, हो सकता है कुछ समय बाद वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाते, लेकिन अब वो अपने पूरे जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे सिर्फ इससे। क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के बाद तैयारी करना 100 में से एक जने के लिए बस की बात है। वो सोचता, और अब वो पहले वाला जमाना चला गया। ठीक है, पहले वाला अब जमाना चला गया कि भाई यहाँ पे कि अब एक मेहनत कर लो और अब जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। अब तो सरकारी तंत्र वही बहुत ज्यादा क्या हो गया, कठिन हो गया है। अब सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी करना क्या है, बहुत कठिन सा हो गया है अब। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है अब तो। इसीलिए हम कहते हैं ना कि छोटे लालच में अगर आप फंस गए ना तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इसलिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अब लोग क्या है, ज्यादा मेहनत करने से डरते हैं। अब वो फोर्थ ग्रेड में भी चले जाएंगे। अब जो है सरकारी नौकरी चाहिए। अब सोचो इसमें भी नहीं होगा तो फिर सफाई कर्मचारी 26,500 वैकेंसी है, उसका भी एग्जाम होगा। बिना एग्जाम के थोड़ी है वो। हम्म, प्रैक्टिकल भी होगा, है प्रैक्टिकल भी होगा। हाँ। हम्म, ये ठीक है। अब तो सरकारी नौकरी को इतना ज्यादा अहमियत दे दी गई है। मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसा मेरे मायने से कोई पूछे कि सरकारी नौकरी है क्या, कि सरकारी नौकरी है क्या, इंसान को भूखा मरने नहीं देती और शौक पूरे कभी होने नहीं देती। भाई आप बस उसी, आप क्या हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो। आप अपने खर्चों को अपनी उस तनख्वाह के अनुसार क्या कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। इसलिए हम कह, और ठीक है सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, एक बार सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी लोग जैसे लग जाओ तो साथ साथ में करो कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए बिजनेस हम कहते हैं ना, कम बिजनेस रिस्क तो है, सब जगह ही है रिस्क। आज के टाइम पे इतने सारे हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना, कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो सेक्रेटरीट में था पहले, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन उसने पता नहीं उसको किसने कौन सा दिमाग दिया, उसने पिग फार्मिंग स्टार्ट कर दी। शुरू शुरू में तो लोगों ने सोचा काहे की, और आज भाई साहब वो अरबपति है, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है पूरे बाहर और सरकार सब्सिडी अलग दे रही है। ठीक है, तो अब लोग देखो क्या होता है कि किसी भी काम में आप शुरुआत में चले जाओ। अब देखो आज जगह जगह पे सब सोलर लगा रहे हैं। जिसने शुरुआत सोलर से करी थी, शुरुआत में कितना पैसा कमाया उस आदमी ने, किया क्या, खेत के अंदर सोलर लगा दिए। ठीक है, और उससे कमाई हो गई। जैसे तुम कभी अगर सीकर साइड में जाओ, बीकानेर बाईपास पे अभी एक न्यू हवेली होटल बना, बहुत बड़ा सारा लंबा चौड़ा, उसका एक्चुअल काम सोलर का था पहले। ठीक है, तो पैसा है, अब शुरुआत में पैसा है। ठीक है, तो बाद में कोई पैसा नहीं है। वो ऐसा नहीं होता, पहले आपने देखा होगा शुरुआत में एक आदमी था, उसके नीचे दो जुड़े दो जोड़े हैं। और नीचे वाले तो घर वालों को ही जोड़ पाते हैं फिर है, 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 ऊपर वाला कम आ जाता है बस है। ईबीज ईबीज है, बहुत सारे थे। अब तो
हर 2-4 साल में कोई ना कोई मार्केटिंग मल्टी मार्केटिंग वाला आता है। हम्म, क्या? हाँ हाँ। और अब तो नहीं लेकिन इनके सेमिनार होते हैं ना, गजब भी होता है इनके। हैं? अरे तगड़। हमारे टाइम में था एक तो ईबीज चलता था और ग्लिस्टर ग्लिस्टर नाम से था है। तुम देखना, संडे को देखा करो ना तुम, अपने अगल बगल के अगल इसमें या सामने वाले होटल में ही देख लिया करो तुम। हर संडे को आते हैं यहाँ पे वो सफेद शर्ट और काली पैंट और ऊपर कोट पहन के। हैं? हैं? क्या? हैं? और क्या वो नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे है। अरे नहीं वो उत्तम अभी मैं मेरे प्राइवेट प्लेन जेट से उतर के ही वही है। ये सच सही है। मतलब कई बार सोचता हूँ है, सारा खेल किसका? माइंड का। हम्म। माइंड देखो, सब कुछ है माइंड। माइंड किसी का कंट्रोल आ गया ना आपके पास में, तो फिर उसके बाद कुछ ही कर सकते हो। हमारे देश में बाबाओं ने क्या कर रखा है? नहीं कर। तो एक वो देखो भाई साहब, वो मुझसे नाम भूल गया यार मैं उनका। अरे जो शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, लुगाइयां फैन है उनकी तगड़ी है। मैं मतलब औरतों में तो गजब भी उनमें जादू है उनका है, क्रेज है, मतलब है। और आप देखो ना कि एक एक कथा के वो एक एक दिन के 35-35 लाख रुपए ले रहे हैं। एक एक दिन के 35-35 लाख रुपए ले रहे। अभी विद्याधर नगर में लगातार है, औरतें वही विद्याधर बाहर रोडों पे ही सो रही है, आवाज सुन जाए हमारे तो टेलीविजन पे सुन ले आवाज है। ये ठीक है, होता है कि भाई ठीक है, लेकिन इतना बुरा क्रेज देखिए तो है। सबकी है। अभी देखो ना तुम, कितना बड़ा क्रेज है ठीक है इनका कुछ है। हम्म। बाबा बाबा बन है, है? हम्म। अबे सासू को बस में करने का टोटका है ये, यही तो कहानियां है। आजकल मेरा ये मानना है कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, विद्यार्थी कोई स्टूडेंट बेचारा इतनी मेहनत इन किताबों को रट्टा मारने में लगाता ना, उतने में तो कोई छोटी मोटी किताब रट लेता और गांव में चालू कर लेता। सही बता रहा हूं मैं, मेरा एक दोस्त है उसने शुरू किया है। अब पहले तो नहीं था, अभी 3-4 लाख रुपए में बुकिंग चालू हो गई उसकी। बढ़िया बोलना आता है ठीक है, आईआईटी से पास आउट है वो, ठीक है वो छोड़। अब ये देखो, इस्कॉन में सारे कौन है? आईआईटियंस। सारे के सारे आईआईटियंस हैं, सारे के सारे एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम भी एक बार हमें भी गए कॉलेज में ले गए थे, तो हमें कहा सुबह सुबह उठना है, 4 बजे उठा दिया। बोले कि ऐसे ऐसे बोला कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, चलो हम भी चले गए। हम तो घूमने के बहाने चले गए, सुबह सुबह 4 बजे ही उठा दिया। फिर भाई साहब 4 बजे उठा के बोले कि ये धोती पहन के आ जाओ। हाँ, हमारे जैसे तो कूद गाद के भाग गए। मैं क्या भैया ये गलत काम हो जाएगा आज से। ये होता है कि ठीक है? और क्या जबरदस्ती बैठा रहे हो तो मैं है? ठीक है, सबका अपना अपना है, ठीक है, होता है। अरे मेरा तो शुरुआत में मैंने सोचा, इस चीज को मैंने देखने के लिए खुद खुद ये वास्तव में होता है क्या है, तो इस चीज को मैंने देखने में भाई साहब मैं 4 दिन वहां रहा महाकुंभ में। इस बार 4 दिन मैंने एक एक होता है ना, एक एक अंदर जा जाके देखा है। हाँ भैया क्या चल रहा है अंदर, ये तुम्हारे ये सब बाद में, ये आईआईटी बाबा, मोनालिसा, ये सब बाद में पॉपुलर हुए थे। तब तक हम शुरुआत में ही चले गए थे। ठीक है, शुरुआत में मैंने खूब देखा, वो आराम से बढ़िया बैठे हैं, ये है कोई वो नहीं। ठीक है, और ये होता ही होता है कि इंसान की इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाएं वो है। ठीक है, अब कहने को तो है ही कि अब सब कहते हैं कि
जाते हैं तो कोई साथ लेकिन नहीं जाता, फिर भी मेहनत कर रहे हैं सब। सबको पता है कि भाई मेरे ये, इसीलिए मैं ये समझाता हूं, जब ये चीज सबको समझ में आती है तो हम सब किराएदारी हैं यहाँ पे, क्यों जमीनें खरीदनी, आराम से पैसा कमाओ, मौज घाटो उसकी। देखिए कोई साथ लेकिन नहीं जाना, सरकार मन मर्जी हो तब कह दे कि साहब हम रोड निकालेंगे, खत्म तुम्हारी जमीन, पैसे ही नहीं देती सरकार। इधर देखो ना, न्यू सांगाने रोड पर एक लाइन पूरी उड़ा दी, मतलब पूरी दुकानें उड़ा दी एक साथ में, मुआवजे के नाम पे क्या 5 लाख 10 लाख, 5-5 करोड़ की दुकानों की वैल्यू एकदम से 5 लाख 10 लाख हो गई। सरकार कहती है कि जो जमीन वो तब तक तुम्हारी है जब तक हम नहीं चाहते, वो ये कहते हैं हम जब तक नहीं चाहते तब तक तुम्हारी है, और नहीं तो अगर अब तुमने मकान बनाया आलीशान, सरकार ने अगले दिन ऊपर 31,000 की लाइन डाल दी उसके ऊपर से, तुम्हारा मकान बर्बाद। 31,000 की लाइन का मतलब जानते हो तुम, घर के बाहर निकलोगे तो ऊपर खींच लेगी वो। अब तो इन्होंने नया सिस्टम बना दिया, आजकल हो गया ना कि नया खेतों में जो लाइनें डाली, नया सिस्टम है, जैसे कोई जानवर आएगा या आएगा ऑटो कट हो जाती है वो, ठीक है। नहीं तो पहले तो कितनी ओट सुनते थे हम, आदमी को नीचे से ही खींच लेती है वो। बहुत ज्यादा है तो नौकरी लगो, बढ़िया है। देखो समझो, नौकरी लगो, घूमो, फिर जिंदगी काटो, और क्या है। देखो फ्लैश मेमोरी लास्ट, देखिए लास्ट है फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में हाँ वही सब में कॉमन है, ठीक है, जहां सर्कुलर पार्ट है वहीं ट्रैक है, वहीं सेक्टर है, सब कॉमन है। ठीक है, देखो आजकल एक नई प्रकार की मेमोरी हम यूज करते हैं, और उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी है जिसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है और वापस से प्रोग्राम किया जा सकता है। आजकल ये डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गए, इन सभी में जिस मेमोरी का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है वो कौन सी मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी। बस एक पॉइंट लिख लो, इसमें एग्जाम्पल आता है, पिछली बार भी आया था, लिखिए फ्लैश मेमोरी में लिखो, फ्लैश मेमोरी फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज तथा रीप्रोग्राम किया जा सकता है, बेसिकली आपकी ये सर्किट्स पे बेस होती है, जैसे सर्किट के बेस पर इसके नाम डिफाइन होते हैं, जैसे नैंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है आपकी, और आपकी कौन सी हो सकती है, नॉर, ठीक है फ्लैश मेमोरी। कई बार एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा फ्लैश मेमोरी का एक प्रकार होता है। तो ये दो तरह की फ्लैश मेमोरी होती है, एक नैंड फ्लैश मेमोरी और दूसरी कौन सी, नॉर। ठीक है, याद रखना कि नैंड फ्लैश मेमोरी जो होती है वो जनरली काम में ली जाती है, वो किसके लिए होती है, बल्क स्टोरेज। ठीक है, बल्क स्टोरेज के रूप में, जैसे आपकी पेन ड्राइव का नाम सुना है आपने, एग्जाम्पल याद रखना है, पेन ड्राइव हो सकता है, या इसी को क्या कहते हैं, यूएसबी। ठीक है, यूएसबी का पूरा नाम कई बार आ चुका है, यूनिवर्सल सीरियल
बस ड्राइव कह सकते हैं। ठीक है, पिछली बार जैसे आपका क्वेश्चन आया था मेमोरी कार्ड का। ठीक है, मेमोरी कार्ड को ही हम कहते हैं MMC, जैसे क्या कहते हैं मल्टीमीडिया कार्ड, पूरा नाम आया था इसका मल्टीमीडिया कार्ड, या इसी को SD का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल SD कार्ड। आजकल एक नई स्टोरेज डिवाइस आई है जिसने हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया है सब जगह से, सॉलिड स्टेट क्या कहते हैं ड्राइव, ये होता है। ठीक है, तो यहां पे बल्क मात्रा में डेटा को स्टोरेज करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं। जनरली यहां पे नॉर की जब भी बात करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आती है। कोड एग्जीक्यूशन जहां पर जैसे आप लोगों ने बायोस का नाम सुना है, और या फिर जैसे कि क्या होती है फर्मवेयर। ठीक है, बायोस या फर्मवेयर जैसे प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए देखिए जिस फ्लैश का यूज किया जाता है वो आपकी कौन सी कहलाती है, नॉर फ्लैश कहलाती है। तो हमारे एग्जाम में देखो डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं कि कौन सा फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है, बस नाम याद रखना है। आजकल जैसे आपके किस में भी कौन से वाले स्मार्टफोन जो होते हैं उसमें जो मेमोरी होती है वो भी कौन सी मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी। जो आजकल फोन वगैरह में डेटा स्टोरेज में हम काम में लेते हैं वो फ्लैश मेमोरी होती है। ये सब जगह आजकल जहां पर प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसे मेडिकल डिवाइस कोई है या कंट्रोलर कोई कंट्रोल करने के लिए यूज की जाए कंट्रोलर डिवाइस है, या आजकल जो नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिवाइसेस होती है IoT डिवाइस जिसमें सिमुलेटर्स वगैरह यूज होते हैं, उसमें भी ये यूज हो सकती है। IoT डिवाइसेस का मतलब आजकल होता है ना स्मार्ट होम गैजेट, होता है ना कि हर स्मार्ट होम गैजेट जैसे आप निकलोगे लाइट जल जाएगी, हट जाओगे लाइट जल जाएगी। ये डिवाइसेस जो होती है वो कौन सी कहलाती है, IoT डिवाइसेस कहलाती है आजकल। तो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल आ जाते हैं कि कौन सा फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। तो ये सारे फ्लैश मेमोरी के एग्जाम्पल्स आपके यहां पर माने जाते हैं। तो याद रखना कि मेनली जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके मेमोरी के संदर्भ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेमोरी क्या है, किस तरीके से काम में ली जाती है, मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सब ये है। अब इसके बाद में COA का पार्ट आता है जिसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आता है और CPU ऑर्गेनाइजेशन का भाग आता है। तो ये इतना आप याद करिए, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।